नमस्कार भाई। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे है आज। क्या नाम है अपना? क्या कर रखा आपने? कर क्या रखा है? आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, फिटर से आईटीआई कर रखी है अपने। बहुत बढ़िया। क्या रेगुलर गए हैं हम 2 साल? 2 साल रेगुलर गए हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, हमारा कल हमने बेसिक से स्टार्ट कर दिया है आपका, और शुरू से ही बेसिक से स्टार्ट किया है। और बेसिक में पहला ही हमने एक यूनिट आपकी स्टार्ट की है। जो बेसिक में पहला लेसन स्टार्ट किया है वो आपका है एक प्रारंभिक विद्युत। एक प्रारंभिक विद्युत, एक फर्स्ट लेसन शुरू से स्टार्ट किया है। और यहां से हमारा पहला लेसन एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिक जो पार्ट है, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे फिटर है, चाहे डीजल मैकेनिकल है, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेल्डर है, सभी ट्रेडों के लिए ये क्या रहेगा? कॉमन रहेगा हमारा पहला लेसन। इसके बाद में डीसी परिपथ आता है, वो भी हमारा कॉमन रहेगा। उसके बाद में सेल बैटरी, वो भी कॉमन रहेगा, और एक डीसी जनरेटर। यहां तक हमारा पार्ट एक कॉमन रहता है। उसके बाद में हमारी ट्रेडें अलग हो जाती हैं। ट्रेडें क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। मतलब इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रीशियन, फिटर वालों को फिटर, और डीजल मैकेनिकल वाले को डीजल मैकेनिक। तो सभी विद्यार्थियों की ट्रेड अलग अलग डिवाइडेड हो जाती है भाई। तो यहां से पहला लेसन हमने कल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया था। और कल कहां तक बात कर चुके हैं एक बार बता दीजिए भाई। साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव। मतलब हमने कल एसी के 3 प्रकार पढ़े थे, एक साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव। उसके बाद में इससे एसी के कुछ हमारे एडवांटेज और होते हैं भाई। तो एसी के लगाइए एक एक गुण कि एसी प्रकार की धारा के हमारे कौन कौन से एक एक गुण होंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक है एसी के गुण, एसी के एडवांटेज। एक एसी प्रकार की विद्युत धारा के कौन कौन से गुण रहेंगे। विद्युत धारा हमारी 2 प्रकार की है, एक एसी है और एक डीसी है। एसी 3 प्रकार की पड़ी है, साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव। अब यहां हम बात करने चल रहे हैं एसी के एडवांटेज, एसी के एक गुण हमारे कौन कौन से हैं। तो गुण नंबर, आइए समझिए पहले। सबसे पहले गुण नंबर पहले में कि क्या कहेंगे कि एसी हमारी एक ऐसी धारा है जिसे अपन एक स्थान से और एक स्थान से एक दूसरे स्थान तक और दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं भाई। दोस्तों हम कह रहे हैं कि एसी हमारी एक ऐसी धारा है जिससे अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, और वो भी हम एक तार और केबल के माध्यम से। एक तार और केबल के माध्यम से हम एसी प्रकार की धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान में बिजली का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किसके नाम से है? रावत भाटा के नाम से है। तो रावत भाटा में एसी का उत्पादन 11 केवी से 33 केवी तक हो रहा है। 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक हो रहा है। अब मुझे वहां से राजस्थान के हर जिले में कोने कोने में इसको पहुंचाना है, तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? तार और एक केबल के माध्यम से। मैंने कहा दोस्तों कि एसी का उत्पादन, और एसी का जो उत्पादन है ना दोस्तों, ये एसी का उत्पादन एक 11 केवी से और 11 केवी से एक 33 केवी तक किया जाता है। अरे दोस्तों 11,000 वोल्ट से एक 33,000 वोल्ट तक एसी का उत्पादन किया जाता है। कि एसी को हम कितने वोल्टेज तक बनाते हैं? तो 11 केवी से 33 केवी तक, 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक एसी का क्या किया जाता है? उत्पादन। मैंने कहा पॉइंट नंबर 3, अरे मेरी एसी एक ऐसी धारा है, एसी को हम एक डीसी में और एसी को डीसी में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। आसानी से
एक परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों हमारी एसी एक ऐसी धारा है जिसे अपन डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं एक रेक्टिफायर के द्वारा। एक रेक्टिफायर के द्वारा, एक डायोड के द्वारा हम आसानी से डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। एसी मेरी एक ऐसी धारा है जिसे हम डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, और किसके माध्यम से? रेक्टिफायर और डायोड के द्वारा। पॉइंट नंबर 4 में कहा दोस्तों हमने कि एसी को आसानी से, एसी हमारी एक ऐसी धारा है जिसे अपन आसानी से एक स्टेप अप एवं स्टेप डाउन। अरे भाई इसे हम आसानी से स्टेप अप एवं स्टेप डाउन किया जा सकता है। एक किसके माध्यम से? एक ट्रांसफार्मर के द्वारा। भाई ट्रांसफार्मर के द्वारा हम एसी को आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, आसानी से बढ़ा सकते हैं, आसानी से उसे घटा सकते हैं। कौन सी प्रकार की धारा को? एसी प्रकार की धारा को। मैंने कहा पॉइंट नंबर 5 में कि एसी की हमारे भारतवर्ष में और एसी की हमारे एक भारतवर्ष में जो आवृत्ति होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, इसका माने एक 50 हर्ट्ज होता है। अरे भाई एसी की आवृत्ति का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। तो एसी की हमारे भारतवर्ष में आवृत्ति का माने एक 50 हर्ट्ज होता है। मैंने कहा एसी की मशीनों की संरचना, एसी की जितनी भी मशीनें बनाई जाती हैं, इन मशीनों की जो संरचना है, और मशीनों की जो संरचना है ना, वो दोस्तों एक सरल होती है। एसी की मशीनों की संरचना हमारी भाई कैसी होती है? एक सरल होती है। एसी की मशीनों को बनाना बहुत ही क्या होता है? आसान होता है। तो उन बॉडी की संरचना हमारी कैसी होती है? सरल है। तो एसी के एडवांटेजों में कहा हमारे टोटल एडवांटेज कितने हुए भाई? 6 एडवांटेज। पहला एडवांटेज में एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आप ले जा सकते हो। किसके माध्यम से? तार और केबल के माध्यम से। एसी का उत्पादन 11 केवी से 33 केवी तक हो, 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक। एसी को डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? रेक्टिफायर और डायोड के द्वारा। एसी को आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन किया सकता है। किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर के द्वारा। एसी की भारतवर्ष में आवृत्ति का मान कितना है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और एसी की मशीनों की संरचना कैसी है? सरल है। उतारिए एक बार 6 पॉइंटों को। एसी के एडवांटेज, एसी के हमारे गुण कौन कौन से हमारे होते हैं? तो 6 एडवांटेजों के नाम आपके सामने हैं भाई। और आपको एक और सौगात मिल गई। राहुल सर ने आपको एक और सौगात दे दी भाई। आपका जो कन्फ्यूजन चल रहा था WCED पर्यावरण, तो उन्होंने आपके लिए और एक प्लस पॉइंट दे दिया है ये भी भाई। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा फी से WCED पर्यावरण, कल विद्यार्थियों ने ही पूछा था मुझसे कि सर पर्यावरण EDWC की क्लास की जो फीस होती है बिल्कुल भाई अलग होती है। जयपुर में बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ थ्योरी टेक्निकल की फीस अलग होती है वो, क्योंकि पार्ट ही हमारा 50 नंबर का वो पार्ट अलग है, ये 75 नंबर का ये पार्ट है अलग है। हाँ बिल्कुल डोसा है भाई, अच्छी बात है, डोसा है, पढ़िए, फ्री में पढ़िए। लेकिन आप पढ़िए साहब, फ्री में पढ़ो। तो बेटा दौसा में सबसे ज्यादा इसी कोचिंग के पास ही एक पूरी जो टीम है, पैनल है, वो सबसे प्यारा पैनल भी इन्हीं के पास है। वो तो इन राहुल सर की हिम्मत है जो इन टीचरों को यहां मेंटेन कर रहे हैं।
नहीं तो कोचिंग वाला अब तानी तो अपने टीम टप्पर ने बेच बाज के भाग जाता। आपको पता है इस संस्थान में जितने भी टीचर हैं और जिस तरह से ये कोचिंग तैयार हुई है, आने वाले समय में एक अपने आप में एक अकेली कोचिंग ही यही काम करेगी भाई। क्योंकि जितनी भी कोचिंग संस्थान चल रही हैं ज़्यादातर तो रेंटों पर हैं। पहले प्लस पॉइंट तो इनके पास में यही है। और पूरी की पूरी टीम पैनल जो है बहुत शानदार है। चाहे आपकी शिक्षक में देख लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसएससी में सबके बैच अलग अलग है। नहीं तो और कोचिंगों में सभी में चाहे रेलवे का बैच है, चाहे वो एसएससी का बैच है, चाहे आपका टेक्निकल का बैच है, एक ही बैच में बैठा देते हैं सभी को। केवल 3100 रुपये में, 5100 रुपये में बेटा पढ़ो भाई पढ़ो। उनको ये तक नहीं पता कि सिलेबस हमारा क्या है। अभी बहुत से विद्यार्थी मुझे अपने ही अभी लड़के जो इस समय छुट्टी पे चल रहे हैं, जो लड़के जिनका कोर्स आगे चला गया है तो वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने खुद नहीं बताया था कि टेक्निकल की फीस गुरुजी हम वहाँ पढ़ के आए हैं। कई कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं 3100 रुपये में पढ़ा रहे हैं थ्योरी को, कोई 2100 रुपये में पढ़ा रहा है। तो लेकिन वो डेमो जब 2 दिन डेमो वहाँ लेके आया और फिर उसने डेमो यहाँ पर लिया है, तो उसने आज यहाँ पर एडमिशन लिया तो कुछ ना कुछ उसको डिफरेंट लगा, तो वो फीस ज़्यादा भी दे रहा है। ये तो बेटा तुझे सामने दिख रहा होगा, ये बढ़िया और कैसो पढ़ा रहा है, ये तो तू दिख रहा है को, ये बेईमान तो स्वाद दिख रहा है नहीं कि बेईमानी कर जाएं, कैसी कर जाएं, बढ़िया पढ़ा दें। तो पहले तो एक बार बोलबे से पहले 10 बार सोच लेकर, मेरी क्लास में तो खास कर तो नहीं, मेरी क्लास में तो खास कर सोच लेकर, ये लक्ष्मण शर्मा से बोलने से पहले 10 बार सोच लेकर, और यहाँ तू दौसा में किसी कोचिंग में बोल दे और किसी सर को बोल देना, लेकिन मेरी क्लास में बोलने से पहले 10 बार सोच लेकर, क्योंकि हो सकता है कि मेरी क्लास में तू दोबारा परमानेंट ही ना पढ़ पाए भाई। क्योंकि मेरा सिद्धांत अलग है, जब तक बच्चे को हद से ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, मस्ती करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ हद से ज़्यादा, लेकिन जिस दिन यूँ लग गया कि हाँ बच्चा अपनी क्रॉस कर रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है, बोलने का तरीका क्रॉस हो रहा है, उस दिन शायद या तो मैं ही नहीं रहूँगा या वो बच्चा नहीं रहेगा भाई। तो इसलिए अपनी मर्यादाओं में रहो। दौसा है, दौसा में मैंने यहाँ 2011 से पढ़ाया है भाई, 2011 से लगातार दौसा में पढ़ाया है। और आज दौसा में सबसे पहले बेटा जड़ा फाटक पर शिक्षा क्लास है। 2011 में टेक्निकल हेल्पर का बैच पढ़ाया है, 2014 में पढ़ाया है, 2018 में पढ़ाया है, तो अब तो 2024 है। और राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ लक्ष्मण शर्मा नहीं पढ़ा रहा है। इस समय हरिंदर क्लास है, टॉप जयपुर की टॉप कोचिंग है, वहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। तो खासकर मेरी क्लास में तू खासकर ध्यान रखना, आज के बाद में ध्यान रखना ऐसे वर्डों का उच्चारण लेने से पहले, क्योंकि जब तक समुद्र के अंदर कंट्रोल है, हद से ज़्यादा कंट्रोल है, तो लेकिन आज के बाद में ऐसे वर्ड बोलना मत। बाकी के तू किसको बोलता है, यहाँ कोचिंग में किसको बोल रहा है, बोलता हो भाई, मैं नहीं सुन पाऊंगा। ध्यान रखना ये, क्योंकि यहाँ देख ले, और कोई भी टीचर टेक्निकल के जितने भी पढ़ा रहे हैं उन सबकी मिलान कर लेना एक बार। उनसे कहीं 10 गुना मैटर ज़्यादा मिले तो ही बताना, 10 गुना मैटर ज़्यादा मिले किसी कोचिंग वाले से तो बताना। तो इसलिए खासकर भाई ध्यान रखना आगे से। चलिए साहब, क्योंकि तेरी शायद ये तीसरी या चौथी बार है तेरे साथ में ये वर्ड बोलने का, तेरा ये तीसरा चौथी बार है, मैं देख रहा हूँ लगातार कई दिनों से। तो मेरी क्लास में आज के बाद में ध्यान रखना भाई। पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो तब भी बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि ईमानदारी से जो पढ़ाया जा रहा है, इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, फिर बकवास और सुनने को मिलती है तो भाई बहुत बुरा लगता है, दर्द होता है, दिल में तकलीफ होती है। और ये तकलीफ ब्राह्मण की ऐसी है जो बिल्कुल नहीं सुनता भाई। ये सबसे दुनिया में अलग बना है, ये ब्राह्मण थोड़ा सा टेढ़ा है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना। आज के बाद मूड खराब करने की कोशिश कभी करना मत, चुपचाप पढ़ना। कमी लगे, हाँ पढ़ाई में कमी लगे कभी, तो भाई एक बार नहीं 10 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1000 बार समझाऊंगा उन चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से। पढ़ाने में कभी भी कमी लगे तो आप 1000 बार बोलिए, हम बताएंगे। इतना कह रखा है कि पूरे पेपर को इस रफ कॉपी में से बनवा दूंगा, इतना कहा है शुरू से लेके और अब तक।
और उसके बाद में यहाँ जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे तेरे साथ की कोई पढ़ रहा होगा दूसरी कोचिंग में, एक बार पहले लेसन की ही कॉपी को मिलान करना। पहली कॉपी को ही पता कैसे पड़ेगा कि भाई मुझ में और उसमें अंतर कितना है। तो आप कॉपी को जब मिलान करोगे, नोट्सों को मिलान करोगे, तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि सर हमें कितना मैटर दे रहे हैं, कितना कंटेंट दे रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा साहब। चलिए साहब दोस्तों, डीसी प्रकार की धारा और डायरेक्ट करंट के बारे में हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि वह धारा जिसका मान और दिशा, मैंने आपको कहा था भाई कल कि केवल अपने को, चाहे हम एसी की बात करें चाहे हम डीसी की बात करें, केवल अपने को दो ही वर्ड याद रहेंगे, एक मान और एक दिशा। एसी की परिभाषा दी थी और क्या कहा था कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के अनुसार बदलते रहते हैं उसे कौन सी धारा कहा था? एसी। अब बात कर रहे हैं डीसी की और क्या कहेंगे? वह धारा जिसका मान और दिशा एक नियत रहता हो, जिसका मान और दिशा एक नियत रहता हो उसे कौन सी धारा कहा जाता है? डीसी कहा जाता है, डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अब बात आ रही है इस डीसी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो मैंने कहा डीसी के उपयोग, और डीसी के उपयोग में गए दोस्तों तो सबसे पहले मैंने कहा एक डीसी के उपयोग में सबसे पहले बैटरी चार्जिंग में मुझे बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ेगी? डीसी प्रकार की। बैटरी को चार्ज करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ती है? डीसी की। मैंने कहा पॉइंट नंबर दूसरे में एक धातु शोधन, एक धातु शोधन। दोस्तों इस धातु शोधन को ही एक धातु निष्कर्षण कहा जाता है। धातु शोधन को ही एक धातु निष्कर्षण कहा जाता है। और धातु शोधन और धातु निष्कर्षण का मतलब क्या है? जब खानों से हमारी धातुएं निकलती हैं तो उस समय वो धातु अशुद्ध होती है। कैसी होती है? अशुद्ध होती है। उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? धातु का शोधन। क्या करना पड़ेगा? शोधन। तो धातु शोधन में कौन सी प्रकार की धारा देंगे? डीसी प्रकार की। और धातु शोधन या धातु निष्कर्षण एक बात्य भट्टी के द्वारा किया जाता है। किसको द्वारा करते हैं? बात्य भट्टी के द्वारा। तीसरा मैंने कहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैंने एक वर्ड और लिख दिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी डीआरडीओ का जो एग्जाम लगा था उसमें भाई ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग आया था। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बोलते हैं मुद्रण। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बोलते हैं मुद्रण। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ही एक विद्युत रंजन कहते हैं। एक विद्युत रंजन कहा जाता है। इसी को एक विद्युत रंजन कहते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मुद्रण और विद्युत रंजन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है? एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तांबे की छड़ है, ये सोने की छड़ है। इस सोने को मैंने गर्म करके पिघला लिया और उसके बाद में तांबे के ऊपर मैंने सोने की परत चढ़ा दी, तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। धारा कौन सी प्रकार के देंगे? डीसी प्रकार की। कौन सी प्रकार की? डीसी प्रकार की। मैंने कहा चौथे में एक आर्क वेल्डिंग। एक आर्क वेल्डिंग। और आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ती है? डीसी की। मैंने कहा कैपेसिटर निर्माण। 5वें नंबर पर मैं गया दोस्तों। कैपेसिटर एक निर्माण, कैपेसिटर निर्माण, एक संधारित्र निर्माण, एक कैपेसिटर निर्माण एवं एक संधारित्र निर्माण। और छठवां है सिनेमा प्रोजेक्टर। सिनेमा एक प्रोजेक्टर, एक सिनेमा एक प्रोजेक्टर है। और दोस्तों मैंने कहा एक आदि लगा दिया भाई। तो डीसी के उपयोग में सबसे पहले गए बैटरी चार्जिंग, धातु शोधन, उसी को क्या बोलेंगे? धातु निष्कर्षण। तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या बोलेंगे? मुद्रण, क्या बोलेंगे? विद्युत रंजन। चौथा आर्क वेल्डिंग। पांचवा कैपेसिटर निर्माण, क्या बोलेंगे? संधारित्र। और छठवां सिनेमा प्रोजेक्टर। इन सभी कामों के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ रही है? डीसी की। कौन सी की? डीसी की। अब मैंने कहा भाई डीसी के प्रकार, और यहां से गए डीसी के प्रकार। और डीसी के
प्रकारों में गए दोस्तों, तो डीसी भी मेरी एक 3 प्रकार की होती है। डीसी भी मेरी एक 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार में पहला ही मेरी डीसी पाएगी एक शुद्ध डीसी। मैंने कहा पहले नंबर की डीसी होगी शुद्ध डीसी, दूसरे नंबर की एक परिवर्ती डीसी, नंबर दूसरी एक परिवर्ती डीसी, और नंबर तीसरी पल्स सेटिंग एक डीसी, नंबर तीसरी एक पल्स सेटिंग डीसी। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक एसी और एक डीसी। एसी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, और डीसी भी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर पहला शुद्ध डीसी, दूसरा परिवर्ती डीसी, और तीसरा पल्स सेटिंग डीसी। एक शुद्ध डीसी है, एक परिवर्ती डीसी है, और एक पल्स सेटिंग डीसी है। मैंने कहा नोट नंबर पहला, पॉइंट नंबर पहला, कि मुझे दोस्तों एक शुद्ध प्रकार की एक डीसी चाहिए, और शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए, और शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? कौन से एक परिपथ का उपयोग किया जाता है? कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? अरे दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि भाई हमारे पास में ऐसा कौन सा परिपथ है जिसके द्वारा शुद्ध डीसी प्राप्त की जाती है। तो शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आइए साहब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है रेक्टिफायर। अरे कौन कहां मिलेंगे? रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर को ही हम बोलते हैं डायोड। रेक्टिफायर को ही कौन बोलते हैं? डायोड। और रेक्टिफायर डायोड मेरा क्या करता है? एसी को डीसी में तो परिवर्तित कर देता है, लेकिन उसमें कुछ पल्स रह जाती हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। तो यहां पर मैंने कहा एक रेक्टिफायर परिपथ का निर्माण करेंगे हम, और रेक्टिफायर परिपथ का निर्माण करेंगे तो ये रेक्टिफायर परिपथ मेरे 4 प्रकार के होंगे। रेक्टिफायर परिपथ कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के दोस्तों होंगे। और 4 प्रकार में सबसे पहले में मैंने कहा नंबर 1 में हाफ वेव रेक्टिफायर मेरा पहला होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरे नंबर का एक फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरे नंबर का एक फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरे नंबर का एक ब्रिज रेक्टिफायर, तीसरे नंबर का एक ब्रिज रेक्टिफायर, तीसरे नंबर का दोस्तों एक ब्रिज रेक्टिफायर, और नंबर चौथे का एक 3 फेज रेक्टिफायर, एक 3 फेज रेक्टिफायर, एक 3 फेज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर परिपथ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरा ब्रिज रेक्टिफायर, और चौथा 3 फेज रेक्टिफायर। एक ऐसा परिपथ और एक ऐसा परिपथ है जिसमें डायोड की संख्या केवल 1 पाई जाती है, उसे कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा परिपथ जिसमें रेक्टिफायर या डायोड की संख्या 1 पाई जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या 2 पाई जाती है, उसे कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या 4 पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे? ब्रिज रेक्टिफायर। और एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या 6 पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे? 3 फेज रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे? 3 फेज रेक्टिफायर। अब आपसे कह रहा है कि मुझे इनमें से बताइए ऐसा कौन सा परिपथ है जिसके द्वारा शुद्ध डीसी प्राप्त की जाती है, जिसके द्वारा शुद्ध डीसी प्राप्त करते हैं। तो भाई हमने कहा भाई दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर। उस फुल वेव रेक्टिफायर, उस रेक्टिफायर का नाम जो है कौन सा है? एक फुल वेव रेक्टिफायर है। क्वेश्चन को उल्टा कर देगा, और क्वेश्चन को उल्टा कर देगा कि फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा निम्न में से कौन सी डीसी प्राप्त की जाती है? शुद्ध डीसी। अरे कौन सी डीसी? शुद्ध डीसी। क्वेश्चन को और अंदर लेके जा रहा है, और अंदर लेके जा रहा है। तो इन्होंने कहा भाई आपसे इस फुल वेव रेक्टिफायर में ध्यान देना, फुल वेव रेक्टिफायर में। और दोस्तों
इस फुल वेव एक रेक्टिफायर में, और फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी को शुद्ध करने के लिए, और डीसी को शुद्ध करने के लिए कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? अरे भाई, आपने उस फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ऐसा क्या लगा दिया, ऐसी कौन सी डिवाइस लगा दी, ऐसी कौन सी युक्ति लगा दी जिससे हमें डीसी शुद्ध मिल रही है, जिससे हमें एक डीसी एक शुद्ध मिल रही है? तो उस परिपथ का नाम देंगे फिल्टर परिपथ। उस परिपथ का नाम देंगे फिल्टर परिपथ। उस परिपथ का नाम देंगे फिल्टर परिपथ। तो फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी को शुद्ध करने के लिए कौन से परिपथ का उपयोग करेंगे? फिल्टर परिपथ का। आगे हमने कहा भाई, यहां से वापस से गए मैंने पॉइंट नंबर तीसरे पर कि फुल वेव रेक्टिफायर में, और इसे फुल वेव रेक्टिफायर में, और इसे फुल वेव रेक्टिफायर में एक डीसी को शुद्ध करने के लिए, और डीसी को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। और लगाया जाता है दोस्तों, लगाया जाता है परिपथ में, फिल्टर परिपथ के रूप में। परिपथ में हम क्या लगाएंगे जिससे हमें डीसी वो शुद्ध मिल रही है? तो आंसर में दे देंगे भाई कैपेसिटर। अरे परिपथ में कौन जोड़ देंगे? कैपेसिटर। और कैपेसिटर को निमी भाषा में क्या बोलेंगे? संधारित्र। कौन बोलेंगे? संधारित्र। इसी को बोलेंगे कंडेंसर। इसी को क्या बोलेंगे? कंडेंसर। ऑप्शन में कैपेसिटर, संधारित्र, या क्या मिलेगा? कंडेंसर। क्वेश्चन और डीपली लेके जा रहा है भाई, और डीपली लेके जा रहा है कि इस कैपेसिटर को हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में, हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? इसे हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? तो हम इसे हमेशा परिपथ में एक समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसे हमेशा कौन से क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। और समांतर को ही क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। समांतर को ही क्या बोलेंगे? पैरेलल। आगे फिर आइए, यहां से शुद्ध के बाद में अगले नंबर की मैंने कहा मेरे पास में जो डीसी है, एक तो परिवर्ती डीसी, मेरे पास में जो डीसी है एक परिवर्ती डीसी, और अगली जो डीसी है उसका नाम है एक पल्सेटिंग डीसी। तो परिवर्ती डीसी एवं पल्सेटिंग डीसी कौन से परिपथ के द्वारा प्राप्त की जाती है? कौन से परिपथ के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आप नाम दोगे उस परिपथ का हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। इससे हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा कौन सी प्रकार की डीसी प्राप्त की जाती है? परिवर्ती डीसी और पल्सेटिंग डीसी। हाफ का मतलब है अर्ध, हाफ का मतलब अर्ध, वेव का मतलब है तरंग, वेव का मतलब है तरंगे, और रेक्टिफायर का मतलब है डायोड। रेक्टिफायर का मतलब है डायोड। अर्ध तरंगे डायोड, अर्ध तरंगे डायोड के द्वारा एक परिवर्ती डीसी और पल्सेटिंग प्रकार की डीसी प्राप्त की जाती है। तो लगाइए साहब डीसी प्रकार की धारा हमारी यहां से भाई, डीसी डायरेक्ट करंट एक निर्दिष्ट धारा। लिखें परिभाषा, डीसी डायरेक्ट करंट भाई, लिखें वह धारा, डीसी डायरेक्ट करंट निर्दिष्ट धारा। चलिए परिभाषा पे, वह धारा जिसका मान और दिशा, जिसका मान और दिशा नियत रहता हो, जिसका मान और दिशा नियत रहता हो, उसे डीसी कहा जाता है। उसे डीसी कहा जाता है। उसे डीसी
कहा जाता है। टॉपिक लगाइए डीसी के उपयोग। टॉपिक लगाइए डीसी के उपयोग। हम डीसी का उपयोग कहां कहां पर कर रहे हैं? सबसे पहले बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में। दूसरा धातु शोधन, जिसे धातु निष्कर्षण कहा जाता है। धातु शोधन या उसी को धातु निष्कर्षण कहा जाता है। तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे मुद्रण कहेंगे, इसी को विद्युत रंजन कहा जाता है। चौथा है आर्क वेल्डिंग। चौथा हमारा है आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। पांचवा है कैपेसिटर निर्माण, एक संधारित्र निर्माण। और छठवां है सिनेमा प्रोजेक्टर। छठवां जो है वो है सिनेमा प्रोजेक्टर। तो निम्न में से डीसी का उपयोग है या निम्न में से डीसी का उपयोग नहीं है भाई? तो ये हमारे सामने सारे के सारे वो उपयोग हैं जहां पर हम डीसी प्रकार की धारा का उपयोग कर रहे हैं। तो डीसी के उपयोगों में ये हमारे सारे के सारे उपयोग हैं। उसके बाद में लगाइए डीसी के प्रकार। डीसी के प्रकार बढ़ाइए भाई आगे। उसके बाद में लगाइए डीसी के हमारे एक प्रकार, और डीसी के 3 प्रकार हैं। तीनों के नाम लिखिए, शुद्ध डीसी, परिवर्तित डीसी और पल्स सेटिंग प्रकार की हमारी एक डीसी हमारी। शुद्ध डीसी एक प्योर डीसी है, परिवर्तित डीसी एक वेरिएबल डीसी है, और पल्स सेटिंग डीसी तीसरी प्रकार की जो डीसी है वो एक पल्स सेटिंग डीसी है हमारी। यहां रफ कॉपी में लिखोगे, घर पर जाकर हम इसको क्या करेंगे, फेयर करेंगे। तो फेयर रजिस्टर एक मोटा बना लिया होगा आपने, 300 से 400 पेज का हमारा एक फेयर रजिस्टर हमने बना लिया होगा। उसमें दोनों चीज आ जाएंगी हमारी, न्यूमेरिकल भी आ जाएंगी। जो 75 क्वेश्चनों में से 7 से 8 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। तो ये कम से कम 300 से 400 पेज का आपका एक मोटा रजिस्टर बनेगा। तो यहां रफ में और घर जाकर उसको फेयर करना है साहब। तो शुद्ध डीसी, परिवर्तित डीसी और पल्स सेटिंग प्रकार की डीसी। लगाइए नोट नंबर पहला, NOT नोट नंबर फर्स्ट। पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट नंबर पहला। हाँ, तीनों के नाम लिखिए, शुद्ध डीसी, परिवर्तित डीसी और पल्स सेटिंग डीसी। यहां से पॉइंट नंबर पहला लगाइए, नोट नंबर फर्स्ट। लिखें शुद्ध डीसी, पॉइंट नंबर पहले में शुद्ध डीसी कौन से परिपथ के द्वारा प्राप्त की जाती है। पहला पॉइंट है हमारा नोट में, शुद्ध डीसी कौन से परिपथ के द्वारा प्राप्त की जाती है। शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो आंसर में लिखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर को पूर्ण तरंगे एक डायोड बोलते हैं भाई, ध्यान देना। एक निमी भाषा में इसे पूर्ण तरंगे डायोड बोलते हैं। फुल का मतलब पूर्ण
और वेव का मतलब तरंग और रेक्टिफायर का मतलब वो एक डायोड। तो फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंगे एक डायोड। पॉइंट नंबर ए। दूसरा पॉइंट नंबर ए, एक सेकंड लगाइए। फुल वेव रेक्टिफायर में, पॉइंट नंबर दूसरे में लिखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी को शुद्ध करने के लिए, डीसी को शुद्ध करने के लिए कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो आंसर में लगाएंगे फिल्टर परिपथ का। आंसर में लगाएंगे फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। आंसर में लिखेंगे फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। दोनों नोट हो गए भाई यहां तक। नोट नंबर है तीसरा। पॉइंट नंबर आइए तीसरे भाइये, दोनों नोट हो गए। आइए नोट नंबर तीसरे पर, रुक गए बेटा, लो। नोट नंबर दूसरा आपका लिखा जा रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी को शुद्ध करने के लिए कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो आंसर में फिल्टर परिपथ। उस परिपथ में हम लगाते हैं हमेशा फिल्टर परिपथ। पॉइंट नंबर है तीसरा, फुल वेव रेक्टिफायर में, तीसरे पॉइंट में आइए, फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी को शुद्ध करने के लिए, डीसी को शुद्ध करने के लिए परिपथ में लगाया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी को शुद्ध करने के लिए परिपथ में लगाया जाता है। परिपथ में लगाया जाता है। तो परिपथ में क्या लगाया जाता है? आंसर में लिखेंगे कैपेसिटर। परिपथ में जो लगाएंगे हम कौन लगाएंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर को निमी भाषा में बोलते हैं संधारित्र, और इसी को हम बोलेंगे कंडेंसर। इसी को क्या बोलेंगे? कंडेंसर। कैपेसिटर, संधारित्र और कंडेंसर, तीनों एक ही वर्ड हैं हमारे। और पॉइंट नंबर चौथे पर आइए, पॉइंट नंबर 4 पर आओ। कैपेसिटर को हमेशा, कैपेसिटर को हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? कैपेसिटर को हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो आंसर में लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उस कैपेसिटर को हमेशा परिपथ में समांतर को ही हम बोलते हैं, एक पैरेलल क्रम बोलते हैं। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 5वां, पॉइंट नंबर 5, 4 हो गए भाई सभी के। आगे पॉइंट पाइए 5वें पे, परिवर्ती डीसी, परिवर्ती डीसी एवं पल्स सेटिंग डीसी, परिवर्ती डीसी एवं पल्स सेटिंग डीसी कौन से परिपथ के द्वारा प्राप्त की जाती है? कौन से परिपथ के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आंसर में लिखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंगे डायोड। जब हम पहला लेसन ही लगातार इन्हीं चीजों को देखेंगे तो यही आपको सबसे पहले तो रफ कॉपी में डिफरेंट इन्हीं पर ही पा जाएगा भाई। लगातार शुद्ध परिवर्ती डीसी और पल्सेटिंग प्रकार की डीसी, जबकि जितनी भी कोचिंग में टीचर पढ़ाने वाले आपको विद्युत धारा 2 प्रकार की बताएंगे, एक एसी और एक डीसी। एसी के 3 प्रकार और डीसी के 3 प्रकारों को वो नहीं बता पाएंगे आपको। आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, तब भी आपको 2 प्रकार की ही धारा हमें बताई गई होगी साहब। अब यहां से लगाइए डीसी के अवगुण। अगला टॉपिक हमारा सभी का हो गया 5 तक।
अगला टॉपिक लगाइए डीसी के अवगुण कि डीसी प्रकार की धारा के हमारे कौन कौन से अवगुण होते हैं। एसी के पढ़े थे हमने गुण और डीसी के हम पढ़ने जा रहे हैं अवगुण। डीसी के अवगुण। और दोस्तों एसी के जो हमारे गुण थे उन गुणों को ही हम बना देंगे अवगुण बना देंगे। एसी के गुण हमारे एक 6 प्रकार के गुण थे, उन 6 की 6 को डीसी के हमारे हम बना देंगे अवगुण। आराम से आइए, आप समझिए, लिखना बंद करो, कॉपी को बंद करो और आ जाइए। तो हम क्या कहेंगे, एक डीसी हमारी एक ऐसी धारा है जिसे अपने एक स्थान से और एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और डीसी को दोस्तों एक स्थान से एक दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते भाई। अरे हम बात कर रहे हैं कि डीसी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, जबकि एसी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा रहे थे एक तार और केबल के माध्यम से, जबकि डीसी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। अब बात आएगी क्यों नहीं ले जा सकते, तो क्योंकि डीसी का उत्पादन, अरे दोस्तों डीसी का उत्पादन केवल और डीसी का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक किया जाता है। अरे डीसी का जो उत्पादन है ना वो केवल कितने वोल्ट तक किया जाता है, 650 वोल्ट तक, जबकि एसी का उत्पादन 11 केवी से 33 केवी तक, 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक है। और डीसी को हम केवल कितने वोल्टेज तक बना रहे हैं, 650 वोल्ट तक। अब यदि इस 650 वोल्ट को मैं डीसी को चालक तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजूं, तो जैसे मैंने कहा भाई मैं इस समय बैठा हूं दौसा में, मैं इस समय दौसा में हूं, आप भी दौसा में हो, और जयपुर मुझे ये डीसी को भेजना है। जयपुर में आपका कोई भाई है और वो भाई कह रहा है कि भाई दौसा है, ये क्या है, दौसा है, और दौसा में डीसी क्या मिलती है, ज्यादा, डीसी क्या मिलती है, ज्यादा, तो जयपुर में डीसी कम है, जयपुर में डीसी नहीं है। तो ऐसा कर दौसा से डीसी कहाँ भेज दे, जयपुर भेज दे। तो आप किसके माध्यम से भेजोगे, ये थोड़ी है कलेक्ट्री पे जाके बस में वाले को कह दोगे ये भाई डीसी लो और जयपुर दे देना कंडक्टर को, ये तो कहोगे, या ट्रेन के डिब्बे में भाई भर दोगे डीसी को और पहुंच जाए भाई जयपुर में ले लेना, ऐसा थोड़ी है। हम किसके माध्यम से भेजेंगे, इन तारों के माध्यम से। किसके माध्यम से भेजेंगे, तार और केबल के माध्यम से। तो जब दौसा से आप 650 वोल्ट को भेजोगे तो यहां से जब दौसा से डीसी चलेगी तो प्रत्येक चालक तार के अंदर कौन होता है, प्रतिरोध। अरे कौन होता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध मेरा विद्युत धारा के बहने में क्या उत्पन्न करेगा, बाधा। क्या उत्पन्न करेगा, बाधा। और बाधा उत्पन्न करेगा तो ये वोल्टेज की मेरी क्या करेगा, खपत। क्या करेगा, खपत। तो मतलब यहां से दौसा से चली और ये आपके बस्सी टोल पर पहुंच गई, और बस्सी टोल पर पहुंचने के बाद में डीसी क्या हो गई, 0। अरे क्या हो गई, 0। और जयपुर में हमारी डीसी पहुंच ही नहीं पाई। आपका भाई, आपके पापा यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि डीसी भाई आए, डीसी भाई आए, इसलिए हम डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते, क्योंकि डीसी का उत्पादन केवल कितने वोल्टेज तक है, 650 वोल्ट तक। अरे मैंने कहा डीसी को, अरे दोस्तों मैंने कहा डीसी को एसी में, और डीसी को एसी में आसानी से और आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक डीसी मेरी एक ऐसी धारा है जिसे मैं एसी में आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि एसी को डीसी में हमने आसानी से परिवर्तित किया था एक रेक्टिफायर के द्वारा, एक डायोड के द्वारा, जबकि डीसी को हम एसी में आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, किसके माध्यम से, एक इन्वर्टर के माध्यम से। अरे किसके माध्यम से, इन्वर्टर के माध्यम से हम डीसी को एसी में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन हर कोई अपने घर में इन्वर्टर नहीं लगा सकता भाई।
25,000 का, 30,000 का, 40,000 का मेरा इन्वर्टर लगता है। इसलिए आपने कहा कि डीसी को हम एसी में आसानी से परिवर्तित तो नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 मेरा कहेगा दोस्तों कि डीसी को और डीसी को स्टेप अप, अरे डीसी को स्टेप अप एवं स्टेप डाउन, अरे स्टेप अप एवं स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता। अरे भाई हमारी डीसी एक ऐसी धारा है उसे ना तो हम स्टेप अप कर सकते हैं ना उसे स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि एसी को हम आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहे थे एक ट्रांसफार्मर के द्वारा, और जबकि डीसी को ना तो हम स्टेप अप कर सकते हैं ना स्टेप डाउन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में चलेंगे साहब। पॉइंट नंबर 5 में चलेंगे कि जो हमारी एसी डीसी प्रकार की जो हमारी धारा है और डीसी प्रकार की डीसी की आवृत्ति और डीसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज होती है। डीसी की आवृत्ति का मान कितना होता है? 0 हर्ट्ज होता है, जबकि एसी की आवृत्ति का मान कितना था? 50 हर्ट्ज। एसी की फ्रिक्वेंसी का मान कितना था? 50 हर्ट्ज, और डीसी की आवृत्ति का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। मैंने कहा पॉइंट नंबर 6 पर आए कि डीसी की मशीनों की और डीसी की मशीनों की एक संरचना और डीसी की मशीनों की संरचना एक जटिल होती है। अरे डीसी की मशीनों की संरचना कैसी होती है? जटिल होती है, जबकि एसी की मशीनों की संरचना कैसी थी? सरल। कैसी थी हमारी? सरल। और डीसी की मशीनों की संरचना मेरी कैसे होगी? जटिल। उतारिए एक बार 6 की 6 पॉइंट हो। डीसी के अवगुण, डीसी के अवगुण। जिन्होंने भाई फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म लगा देना बेटा। यदि कोई अभी रह रहा है फॉर्म लगाने से तो भाई फॉर्म लगा देना। 19 तारीख लास्ट डेट है हमारी, और आपको बता दिया है ओबीसी एससी एसटी जिन्होंने भी मुझसे भाई पूछा था उनको हमने पूरी की पूरी मेरी तरफ से हेल्प की गई है कि भाई कहाँ से फॉर्म लगाना है। तो भाई मैंने आपको बता रखा है, आपको जिसको पूछना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर कर अपना नाम कैटेगरी मुझे भेज देना कि मेरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी है, तो मैं आपको बोर्ड एक चुनने में हेल्प करूंगा भाई, आपकी सहायता की जाएगी। नंबर आपको सभी को बता रखे हैं, उस नंबर में ग्रुप में भी आपको जोड़ने के लिए भाई सभी को जोड़ रखा है। बहुत ही प्यारा सा नंबर है, और इस नंबर पर आप मैसेज व्हाट्सअप कर कर और केवल लिख देना ज्ञान सागर क्लासेस दौसा 95 71 772 773 ग्रुप में भी जुड़ने के लिए और प्लस में आपकी कैटेगरी को चुनने के लिए। फॉर्म भरो पहले, क्योंकि 19 तारीख के, आज हमारी तारीख हो गई है 15, आज हमारी हो गई है 15, और फिर साइड में दिक्कत आने लग जाएगी क्योंकि भाई फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे, साइड लास्ट में हैंग हो जाती है, कई बार काम नहीं करती है, इसलिए भरकर उस काम को फ्री करो। उसके बाद में तैयारी में लग जाओ। CBT 1 CBT 2 दोनों हमारे पास में। CBT 1 का मैथ रीजनिंग साइंस प्लस इंडिया जीके करंट में, और CBT 2 में एक ही दिन हमारे 2 पेपर, CBT ए पार्ट और बे पार्ट। ए पार्ट 100 नंबर का, बे पार्ट 75 नंबर का, जो केवल क्वालिफाई नेचर है। और उसके बाद में साइको टेस्ट हमारा, और तुरंत हमारे अगले महीने में फॉर्म चालू हो जाएंगे टेक्नीशियन के। मार्च में हमारे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं टेक्नीशियन के, जो 9000 पोस्ट है हमारी। उसके बाद में बहुत जल्दी फिर हमारी ग्रुप डी आ जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगी? ग्रुप डी आ जाएगी। उसके बाद में NTPC आ जाएगी। तो लगातार आपको रेलवे फॉर्म भरवाएगी लगातार। अब की बार थोड़ा सा इनको अलग अलग किया है, और अलग अलग इसलिए कर दिया कि सरकार को थोड़ी सी इनकम
ज़्यादा हो जाएगी भाई। आपसे 2 बार फॉर्म भरवाएगी तो 2 बार इनकम गवर्नमेंट को जाएगी। एक ही विद्यार्थी 2 फॉर्म लगाएगा। पिछली बार ड्राइवर टेक्नीशियन का फॉर्म एक ही जाता था। 2018 तक एक साथ वैकेंसी निकलती थी। पिछली बार 32,000 पोस्ट आई थी, बढ़ाकर उनको 64,000 कर दिया गया था, तो फॉर्म एक ही लगता था। हाँ, अब की बार है 2 फॉर्म। तो मौका भी 2 बार है। अब की बार मौका भी हमारे पास में 2 बार है। इसके पीछे तुरंत ग्रुप डी आ रही है। लगे रहिए तैयारी में, लगातार करते रहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी में एक में भाई सिलेक्शन हमारा हो ही जाएगा। देखो, कोचिंग हर कोई विद्यार्थी करता है, लेकिन एक तरीके से 6 महीना लगातार रहे, रेगुलर रहे, 6 महीना जीरो लेवल से पढ़े और घर पर लगातार उसको रिवीजन करे। पुराने सिलेबस होने के बाद में जितने भी हमारे पुराने पेपर हैं, रेलवे ने जितने भी 2018 तक एग्जाम लिए, उन सवारे पूरे पेपरों को हल कर दीजिए भाई। आप देख लो, कोई भी लड़का विद्यार्थी रह जाए, हमारी गारंटी है 40 से 50% तो उन्हीं पेपरों में से ही रिवाइज होता है हमेशा। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, 40 से 50% दोबारा से वही क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। दूसरा, हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन से लेसनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पुट होते हैं। अब जैसे अभी हमें पूरी थ्योरी में पता है कि एक ट्रांसफार्मर एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेके बैठा है, जनरेटर हमारा कैसा लेसन है, सेल बैटरी हमारे कैसा लेसन है, सिंगल फेज मोटर हमारे कैसा लेसन है, 3 फेज मोटर एक ऐसा लेसन है। तो हमें कैसे पता लगा? जब लगातार हमने उन एग्जामों को देखा है, चाहे टेक्निकल हेल्पर का देखा, चाहे आपने DMRC देखी, चाहे नोएडा मेट्रो देखी, चाहे मुंबई मेट्रो देखी आपने, तो सभी में आपने क्या देखा है, इन्हीं लेसनों में से पेपर उठ रहा है। तो हमें उन्हीं लेसनों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको लगातार कहा जा रहा है कि रणनीति, प्लानिंग, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जिस लेसन में से कभी आज तक क्वेश्चन ही नहीं उठाए जा रहे, हमें उसको कम ध्यान देना है। पढ़ना तो है, सिलेबस में है, लेकिन कम ध्यान देना है। जिन लेसनों पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है अपने को। तो ये आपका एक तरीका होना भाई चाहिए साहब। तो ये हमारी विद्युत धाराएं हमारी 2 प्रकार की, एक AC और एक DC। अब यहाँ से टॉपिक लगाइए, इस विद्युत धारा के मेरे कुछ प्रभाव होते हैं भाई। तो टॉपिक लगाइए, विद्युत धारा के प्रभाव। एक विद्युत धारा के एक प्रभाव, एक विद्युत धारा के कौन कौन से हमारे एक प्रभाव होते हैं। और विद्युत धारा के प्रभावों में जाएंगे तो विद्युत धारा के प्रभाव मेरे एक 5 प्रकार के प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के टोटल जो प्रभाव होंगे वो 5 प्रकार के प्रभाव होते हैं, जिसमें पहला ही प्रभाव मेरा एक होता है ऊष्मीय प्रभाव। पहला ही प्रभाव मेरा होगा एक ऊष्मीय प्रभाव, जिसे हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव या एक हीटिंग इफेक्ट। दूसरा मेरा एक प्रभाव रहेगा दोस्तों, एक चुंबकीय प्रभाव। दूसरे नंबर का जो प्रभाव है उस प्रभाव का नाम है एक चुंबकीय प्रभाव, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। तीसरा मेरा प्रभाव है एक रासायनिक प्रभाव। तीसरा जो प्रभाव होता है उसे कहा जाता है एक रासायनिक प्रभाव, जिसे हम बोलेंगे एक केमिकल इफेक्ट। तीसरे नंबर का प्रभाव एक रासायनिक प्रभाव। चौथे नंबर का जो प्रभाव है उसे हम बोलेंगे एक किरणों का प्रभाव, एक किरणों का एक प्रभाव। और 5वें नंबर का जो मेरा प्रभाव है उस प्रभाव को हम बोलेंगे एक गैस आयनीकरण का प्रभाव, एक गैस आयनीकरण का प्रभाव, एक गैस आयनीकरण का एक प्रभाव। तो विद्युत धारा के टोटल प्रभावों की संख्या कितनी भाई हमारी? 5 प्रभाव। 5 प्रभावों में पहला प्रभाव का नाम कौन सा है? ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा चुंबकीय प्रभाव। तीसरा रासायनिक प्रभाव। चौथा किरणों का प्रभाव और 5वां गैस आयनीकरण का प्रभाव। अब कौन कौन से प्रभाव का उपयोग हम कहां पर करते हैं उतारिए एक बार। आइए आइए, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है।
उतारिए साहब विद्युत धारा के टोटल हमारे 5 प्रभाव। ये रजिस्टर फेयर है या रफ है, दिखाई एक बार। यहां से ना, ठीक है। मतलब माल ले लिया है, पहुंच गया है अच्छा खासा, ठीक है। चलिए साहब यहां से दोस्तों पहला ही प्रभाव लगाइए, हमारा एक ऊष्मीय प्रभाव। पहला ही प्रभाव लगाइए, एक ऊष्मीय प्रभाव। एक ऊष्मीय प्रभाव एक हीटिंग इफेक्ट है हमारा। एक एक प्रभाव की हम बात करने चल रहे हैं, जिसमें पहला ही प्रभाव लगा दीजिए कि ऊष्मीय प्रभाव किसे कहा जाता है। अब ऊष्मीय प्रभाव को समझना है तो मैंने कहा दोस्तों, हमने लिया भाई एक धारावाही चालक तार। इस ऊष्मीय प्रभाव को समझने के लिए एक लिया है कि धारावाही चालक तार, और यदि किसी एक धारावाही चालक तार में से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी धारावाही चालक तार में से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चालक तार जो है ना एक गर्म हो जाता है। वह चालक तार हमारा एक गर्म हो जाता है, क्योंकि उस चालक तार के अंदर एक होता है प्रतिरोध। उस चालक तार में दोस्तों हमारा रहेगा प्रतिरोध, और प्रतिरोध विद्युत धारा के बहने में क्या उत्पन्न करेगा, बाधा। क्या उत्पन्न करेगा, बाधा। तो आप कह रहे हो ऊष्मीय प्रभाव के बारे में कि यदि किसी धारावाही चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चालक तार प्रतिरोध होने के कारण क्या हो जाता है, गर्म, और जिसके परिणाम स्वरूप वह ऊष्मा का, और ऊष्मा का एक प्रसारण करने लगता है। ऊष्मा का एक प्रसारण करने लगता है, जिसे कौन सा प्रभाव कहेंगे, ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उसे कौन सा प्रभाव कहेंगे, ऊष्मीय प्रभाव है। इस प्रभाव का एक उपयोग सबसे पहले आपने कहा हीटर में। इस प्रभाव का उपयोग क्या करेंगे, हीटर में। इस प्रभाव का उपयोग इमर्सन रॉड में। इमर्सन रॉड पानी गर्म करने का डंडा। हमने कहा विद्युत इस्त्री, एक विद्युत इस्त्री, एक विद्युत इस्त्री, एक बल्ब में, एक बल्ब में, एक विद्युत केतली में, एक विद्युत एक केतली में आदि में हमारे एक कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है, एक ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। कि ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हो, तो आपने कहा हीटर में, आपने कहा इमर्सन रॉड में, आपने कहा विद्युत इस्त्री में, आपने कहा बल्ब में, आपने कहा विद्युत केतली में। कहां पर करेंगे, विद्युत केतली में। DMRC ने यहां से आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि जो हमारा एक बल्ब है, और ये बल्ब है ना, ये बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ, और दोस्तों यह बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ एक प्रकाश उत्पन्न करता है। अरे बल्ब यहां पर ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ में क्या उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश। क्या उत्पन्न करेगा, प्रकाश। लगाइए ऊष्मीय प्रभाव, लिखें यदि किसी धारावाही चालक तार में से, धारावाही चालक तार में से
धारावाही चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चालक तार प्रतिरोध होने के कारण गर्म हो जाता है, प्रतिरोध होने के कारण गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिरोध होने के कारण गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ऊष्मा का प्रसारण करने लगता है, ऊष्मा का प्रसारण करने लगता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। परिणाम स्वरूप ऊष्मा का प्रसारण करने लगता है, ऊष्मा का प्रसारण करने लगता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। क्या हो गया बेटा? बोल। पेन किसके पास है बेटा? 2 पेन, एक पेन दे दो बेटा। खत्म हो गया भाई पेन। ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। लगाइए नोट नंबर पहला, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हीटर में, इमर्सन रॉड में, हीटर में, इमर्सन रॉड में, विद्युत इस्त्री में, प्रेस, बल्ब में, विद्युतो केतली में आदि में किया जाता है। विद्युत केतली जो इलेक्ट्रिकल से हमारी चलती है, जिसमें अपन चाय बनाते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, जिसमें अपन, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युतो केतली। नोट लगाइए NOT, नोट नंबर पहला। नोट नंबर दूसरा, बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हमारा जो बल्ब है वो बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ में क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश। लगाइए दूसरा प्रभाव हमारा एक चुंबकीय प्रभाव। भाई दूसरा जो प्रभाव है उस प्रभाव का नाम है हमारा एक चुंबकीय प्रभाव। दूसरा जो प्रभाव है दोस्तों, उस प्रभाव का नाम है एक चुंबकीय प्रभाव। और चुंबकीय प्रभाव को एक मैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, चुंबकीय प्रभाव है। चलिए भाई आइए चुंबकीय प्रभाव के पास में चलते हैं और क्या कहेंगे इस चुंबकीय प्रभाव के बारे में कि यदि उस धारावाही चालक तार को एक रूप दे दिया जाए, एक कुंडली का रूप दे दिया जाए, भाई उस चालक तार को एक कुंडली का रूप दे दिया जाए, एक हमने उस धारावाही चालक तार को एक रूप दे दिया है एक कुंडली का। जब तक मेरा वो एक सीधा चालक तार था, वो विद्युत धारा को
एक स्थान से एक दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा था। जब तक कोई सीधा कंडक्टर होता है, सीधा चालक तार होता है, वो विद्युत धारा को हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। और जैसे ही उसे सीधे चालक तार को एक रूप दे दिया, एक कुंडली का रूप दे दिया, एक क्वाइल बना दी, एक लूप बना दिया, एक घेरा लगा दिए, एक टर्न लगा दिए, क्या लगा दिए, एक टर्न लगा दिए। और हमने कहा यदि किसी उस कुंडली में से और इस कुंडली में से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, इस कुंडली में से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इस कुंडली के चारों ओर दोस्तों, इस कुंडली के चारों ओर दोस्तों एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अरे इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहा जाता है? चुंबकीय प्रभाव। ऐसे चुंबकीय प्रभाव का एक उपयोग, और इस चुंबकीय प्रभाव का उपयोग सबसे पहले कह दिया आपने पंखे में। अरे कहाँ करेंगे? पंखे में। इस चुंबकीय प्रभाव का उपयोग मोटर में। अरे कहाँ नाम दे दिया? मोटर में। इस प्रभाव का उपयोग जनरेटर में। अरे कहाँ करेंगे? जनरेटर में। तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है पंखे में, मोटर में और जनरेटर में। लगाइए चुंबकीय प्रभाव। लगा दिया? लगा के तैयार रखते हो तो लगाइए, सब लिखें। यदि किसी कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। जिसे विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। लगाइए, नोट लगाइए। इस प्रभाव का उपयोग पंखे में, मोटर में, जनरेटर में किया जाता है। इस प्रभाव का उपयोग पंखे में, मोटर में, जनरेटर में किया जाता है। इस प्रभाव का उपयोग पंखे, मोटर और जनरेटर में किया जाता है। तीसरे नंबर का लगाइए रासायनिक प्रभाव। हमारा तीसरे नंबर का जो प्रभाव है वो प्रभाव है दोस्तों एक रासायनिक प्रभाव। तीसरा जो प्रभाव है विद्युत धारा का, उस प्रभाव का नाम है एक रासायनिक प्रभाव। एक केमिकल इफेक्ट है, एक रासायनिक प्रभाव है मेरा। एक विद्युत धारा का तीसरे नंबर का जो प्रभाव है उस प्रभाव का नाम है रासायनिक प्रभाव। इस रासायनिक प्रभाव को समझने के लिए चलते हैं तो मैंने कहा कि यदि किसी अम्लीय विलयन, मैंने बोर्ड पर एक वर्ड लिख दिया, एक अम्लीय विलयन, एक बोर्ड पर एक वर्ड लिखा, एक अम्लीय विलयन, और दोस्तों इस अम्लीय विलयन में से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। इस अम्लीय विलयन में से एक विद्युत धारा एक प्रवाहित की जाए। इस अम्लीय विलयन में से एक विद्युत धारा एक प्रवाहित की जाए।
अब सबसे पहले तो विद्युत धारा तो हम प्रवाहित बाद में करेंगे। सबसे पहले अम्लीय विलयन का मतलब है एक अम्लों का राजा है, एक अम्लों का राजा है, अम्लों का राजा है। और अम्लों का राजा मैंने कहा एक H2SO4 है। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? H2SO4 की बात कर रहे हैं। मैंने कहा इसी को हम बोलेंगे एक तनुगंधक का अम्ल, इसी को बोल देंगे दोस्तों एक तनुगंधक का एक अम्ल है। इसी को हम बोलेंगे एक सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बोल देंगे एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसी को बोलेंगे एक सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए क्या बात करी है कि अम्लीय विलयन, और अम्लीय विलयन का मतलब है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कौन है? H2SO4, तनुगंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो में से कौन प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अम्ल, और यह अम्ल कौन है यहाँ पर? H2SO4। तो यह अम्ल अपने अपने अवयवों में, और यह अम्ल अपने अपने अवयवों में एक विभक्त हो जाता है। अरे दोस्तों यह अम्ल अपने अपने अवयवों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहेंगे? रासायनिक प्रभाव। भाई इन्होंने कहा मतलब इस अम्ल का टूट जाना, इस अम्ल का बट जाना, H2 वाले एक तरफ और SO4 वाले एक तरफ, इस अम्ल का टूट जाना बट जाना ही कौन सा प्रभाव कहलाएगा? रासायनिक प्रभाव। इन्होंने कहा इस प्रभाव का उपयोग, और इस प्रभाव का उपयोग सेल एवं बैटरी में किया जाता है। इस प्रभाव का उपयोग कहाँ करेंगे? सेल बैटरी में। कि रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है सेल और बैटरी में। लगाइए रासायनिक प्रभाव। बहुत बढ़िया। लिखें यदि किसी अम्लीय विलयन, यदि किसी अम्लीय विलयन, और अम्लीय विलयन के आगे कोष्टक में लिखेंगे H2SO4, अम्लीय विलयन के आगे कोष्टक में लिखेंगे H2SO4, उसके कोष्टक के बाहर लिखेंगे तनुगंधक का अम्ल, तनुगंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, तनुगंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में से, तनुगंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो यह अम्ल, तो यह अम्ल अपने 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 अवयवों में, अपने अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, अपने अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। अपने अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। नोट लगाइए, इस प्रभाव का उपयोग, इस प्रभाव का उपयोग सेल एवं बैटरी में किया जाता है। इस प्रभाव का उपयोग सेल एवं बैटरी में किया जाता है। इस प्रभाव का जो उपयोग कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं? सेल और बैटरी में। क्वेश्चन को कई बार उल्टा करके दे देगा
कि सेल में निम्न में से कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो रासायनिक प्रभाव का। कि सेल के अंदर हम कौन सा प्रभाव देख रहे हैं, तो हमारा रहेगा रासायनिक प्रभाव। चौथा लगाइए किरणों का प्रभाव। हमारा चौथे नंबर का जो दोस्तों प्रभाव है वो प्रभाव है हमारा किरणों का प्रभाव। चौथे नंबर का जो प्रभाव है उस प्रभाव का नाम है एक किरणों का प्रभाव। एक किरणों का प्रभाव। चलिए भाई आइए इस किरणों के प्रभाव से बात करने चलते हैं। और सबसे पहले जब किरणों के प्रभाव से हमने बात की तो भाई इसने कहा इस प्रभाव को यदि समझना है तो सबसे पहले दोस्तों ली है हमने एक नलिका ली है। इस किरणों के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों ली है एक नलिका ली है। अरे किरणों के प्रभाव को समझने के लिए हमने ली है एक नलिका ली है, एक ट्यूब ली है। क्या ली है? एक ट्यूब ली है, एक नलिका ली है। ये नलिका जो है ना दोस्तों, ये नलिका अंदर से नलिका मेरी निर्वात है। अरे दोस्तों ये नलिका मेरी अंदर से नलिका मेरी कैसी है? निर्वात है। और निर्वात का मतलब ये नलिका एक वायु शून्य नलिका है। ये जो नलिका है ना एक वायु शून्य एक नलिका है। अरे मतलब इसमें वायु का जो मान है वो मान कैसा है? शून्य है। इसलिए इस नलिका को क्या बोला है? निर्वात। क्या बोला है? निर्वात। ये जो नलिका है ना ये नलिका दोस्तों एक एक कांच की बनाई जाती है। इस नलिका को एक एक कांच का बनाया जाता है। अरे इसे कौन से कांच का बनाया जाता है? तो इसे एक क्वार्टज कांच का बनाया जाता है। इसे कौन से कांच का बनाया जाता है? इसे क्वार्टज कांच का बनाया जाता है। इसे क्वार्टज कांच का ही क्यों बनाया जाता है? इसे क्वार्टज कांच का ही क्यों बनाया जाता है? तो अधिक ताप। अरे भाई इसे अधिक ताप को सहन करना होता है। अरे इसे अधिक दाब को सहन करना होता है। अधिक दाब को सहन करना होता है। इसलिए इसे हमेशा कौन से कांच का बनाए जाएंगे? क्वार्टज कांच का। कौन से कांच का? क्वार्टज कांच का। चलिए हमारी यहां से अब लड़ी बन गई है और लड़ी बनेंगी तो क्या कहेंगे कि यदि किसी वायु शून्य नलिका में से, और वायु शून्य एक नलिका में से उच्च मान की विद्युत धारा और एक उच्च मान की एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, और उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें से एक विशेष प्रकार की, और इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है। इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है और इसमें से एक विशेष प्रकार की जो किरण निकलती है उसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कह देंगे? किरणों का प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहेंगे? किरणों का प्रभाव। बात करेगा किस किरणों के प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो किरणों के प्रभाव का उपयोग दोस्तों कहाँ करेंगे? एक्सरे में। किरणों के प्रभाव का उपयोग कहाँ करेंगे? एक्सरे में। इसमें से एक विशेष प्रकार की जो किरण निकलती है, इसमें से एक विशेष प्रकार की जो किरण निकलती है उसे में एक गामा किरण कहा जाता है। उसे कौन सी किरण कहेंगे? गामा किरण। के किरणों के प्रभाव का उपयोग तो एक्सरे में, इसमें से जो विशेष प्रकार की किरण निकलती है उसे कौन सी किरण कहेंगे? गामा किरण। लगाइए किरणों का प्रभाव। लिखें यदि किसी वायु शून्य नलिका में से, वायु शून्य नलिका में से, यदि किसी वायु शून्य नलिका में से उच्च मान की विद्युत धारा, उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसमें से
तो इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है। इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है जिसे विद्युत धारा का इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है जिसे विद्युत धारा का किरणों का प्रभाव कहा जाता है। किरणों का प्रभाव कहा जाता है। किरणों का प्रभाव कहां से बेटा? एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है जिसे विद्युत धारा का किरणों का प्रभाव कहा जाता है। किरणों का प्रभाव कहा जाता है। नोट नंबर पहला, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस प्रभाव का उपयोग एक्सरे में किया जाता है। इस प्रभाव का उपयोग एक्सरे में किया जाता है। इस प्रभाव का उपयोग एक्सरे में किया जाता है। पॉइंट नंबर दूसरा, इसमें से एक विशेष प्रकार की जो किरण निकलती है, इसमें से एक विशेष प्रकार की जो किरण निकलती है उसे गामा किरण कहा जाता है। उसे गामा किरण कहा जाता है। उसे गामा किरण कहा जाता है। और इसको छोटा सा चित्र बनाइए। इसमें सारी चीज ले लीजिए। नलिका, निर्वात, वायु सुनलिका, कांच की, कौन से कांच की? क्वार्टज कांच की बनी है। क्वार्टज कांच की क्यों बनाई गई है? अधिक ताप और अधिक दाब को सहन करने के लिए बनाइए साहब। कहीं भी कोई भी टॉपिक किसी को समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लीजिए भाई, कहीं भी दिक्कत आए। क्या कह रहे बेटा? बहुत हो गया। हाँ, 2 घंटे के हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। जितना आपको, जहाँ तक हमारा शरीर सहन करे वहाँ तक ही पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना। जितना ठीक है। हाँ बेटा, ये हाँ, उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए।
उतना ही पढ़ना है, कोई अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, जहाँ तक आप ठीक हो वहाँ तक ही पढ़ाएंगे अपन, जहाँ तक अपना दिमाग काम कर रहा है। ज़बरदस्ती नहीं लोड लेना अपने को। तो कल मुलाकात करेंगे आपसे गैस आयनीकरण के प्रभाव पर, 5वें प्रभाव पर। भाई पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए लगातार भाई। हाँ भाई, तुम्हारे बैच में ये कर रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो चाहे अपना, जिनका टॉपिक कोई छूट रहा है, टॉपिक छूट रहा है तो रिवीजन है कर सकते हैं वो तो। इसके बाद फिर तुम्हारा अलग, इनका अलग भाई। सोमवार से तुम्हें अलग कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल। इनकी तुम्हारी जैसे डीसी मोटर चल रहा था, तो कौन सा लेसन चल रहा था तुम्हारे में? हाँ, तो जो चल रहा है